नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आपके साथ मैं हूं अक्षय बिदुआ और आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज पर हमारा विशेष कार्यक्रम स्वदेश एजेंडा। केंद्र सरकार के सुधारों में शुमार वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय ने आज अनोखे तरीके से अपना विरोध जताया है। इस विरोध को राजनीतिक पार्टियों का समर्थन भी मिल रहा है। विरोध का ये तरीका था रमजान की अलविदा नमाज काली पट्टी बांधकर पढ़ना। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसकी अपील की थी, जिसका देश भर में मिला जुला असर देखने को मिला है। अब सवाल यह है कि आखिर पवित्र रमजान के महीने में विरोध का ये जो तरीका है मुस्लिम समाज का, क्या ये धार्मिक है या फिर जैसा आप और हम सबको दिखता है कि राजनीतिक है। इससे जुड़ी एक और खबर हम आपको बताएंगे और वो है सौगाते मोदी। ईद पर देश भर में केंद्र सरकार गरीब मुसलमानों को सौगाते मोदी बांट रही है और इसका भी विरोध हो रहा है। तो इसका विरोध क्यों? ये तो सौगात है। तो यहां भी सवाल उठता है कि आखिर फिर केंद्र सरकार की तमाम और मुफ्त राशन, मुफ्त गैस कनेक्शन जैसी योजनाओं का विरोध कभी क्यों नहीं होता? ये योजनाएं सभी गरीब जरूरतमंदों के लिए चलाई जा रही हैं। क्या राजनीति मुस्लिम समुदाय को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रही है? क्या देश की राजनीति अपने हिसाब से एजेंडा सेट कर रही है? आज का एजेंडा इसी खास मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले पूरे मामले को समझाती ये रिपोर्ट देखिए, हम लौटते हैं। इन दो तस्वीरों में पहली तस्वीर है अलविदा नमाज की, जो देश भर में रमजान के आखिरी जुमे पर अदा की है। दूसरी तस्वीर है सौगाते मोदी, यानी पीएम मोदी की तरफ से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सौगात बांटी जा रही है। वैसे तो दोनों ही कार्य धार्मिक नेक नियति के लिए संपन्न हो रहे हैं, लेकिन धार्मिक क्रियाकलाप के इन कार्यों में गहरे राजनीतिक मायने छुपे हैं। बात कर लेते हैं पहली तस्वीर की। तो शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय द्वारा हर साल की तरह अलविदा की नमाज पढ़ी गई, लेकिन इस बार ये नमाज अलग इस मायने में है क्योंकि नमाजियों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर अल्लाह से प्रार्थना की। उनके इस कार्य में राजनीति ने कैसे घुसपैठ की, ये भी जान लीजिए। देखिए, ऐसा है क्योंकि हम लोग खुद पहले से जो वक्फ संशोधन बिल लाया जा रहा है उसकी मुखालफत में है और सदन से, सड़क से लेकर सदन तक उसकी मुखालफत कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो मांग की है या एक गुजारिश की है कि काली पट्टी बांध कर नमाज अदा करें, तो यकीनन ये हमारा हक है संवैधानिक कि हम किसी चीज़ के लिए अगर हम किसी के खिलाफ हैं तो विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इसमें मैं इनकी उस मांग के उसमें समर्थन में हूँ। दरअसल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन बिल के विरोध में काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने की अपील की थी, लेकिन इसका देश में मिला जुला असर देखने को मिला। खुद यूपी के लखनऊ, संभल समेत कई शहरों में काली पट्टी नहीं बांधी गई। जम्मू कश्मीर में भी यह अपील बेअसर रही। बिहार के कई क्षेत्रों में, साथ ही भोपाल में काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी। सपा, कांग्रेस या अन्य दलों से इस तरह से नमाज अदा करने का मौन समर्थन था, लेकिन बीजेपी ने इस पर घोर आपत्ति जताई। पूरे एक माह रमजान का रोजा रखते हैं और ये आखिरी फ्राइडे की अलविदा की है, तो ये पॉयस एक प्रेयर है और उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड काली पट्टी बांधने के लिए कह रहा है। क्या ये ट्रेड यूनियन है क्या? और काली पट्टी बांध करके किसके खिलाफ प्रोटेस्ट? जब आप जा रहे हैं एक प्रार्थना करने गॉड के या अल्लाह के नाम और उस समय आपसे कहा जा रहा है काली पट्टी बांधिए, तो उनके खिलाफ मतलब काली पट्टी बांध करके आप प्रेयर ऑफर करने के लिए कह रहे हैं या देश में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? आज कम से कम इस अलविदा की नमाज पे जो उन्होंने किया है ये शर्मसार करने वाला। एक तरफ वो मजहब के और मुस्लिम तंजीमों की नुमाइंदगी करते हैं और दूसरी तरफ कम से कम रमजान जैसे महीने का एक इतना पवित्र त्योहार, उसमें भी राजनीति कर रहे हैं। अब बात दूसरी तस्वीर यानी सौगाते मोदी। दरअसल ईद के मौके पर केंद्र सरकार मुसलमानों को खास तोहफा दे रही है। करीब 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर सौगाते मोदी दी जा रही है ताकि उन्हें ईद मनाने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसके लिए बीजेपी के 32,000 पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों में संपर्क कर 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगाते मोदी देने में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से सबका साथ का आह्वान किया है, उसी प्रकार से एक पालक के रूप में
वो सबके त्योहारों में, सबके खुशियों में शामिल होते हैं और सब त्योहारों में रंग भर जाए, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज यहाँ पर जो हमने किट वितरण, जो सौगातें मोदी किट बनाया है, उसके वितरण कार्यक्रम है, क्योंकि अभी रमजान शरीफ का महीना चल रहा है। आने वाले 31 तारीख को ईद होगा और उसी प्रकार से आने वाले 14 तारीख को जो है बैसाखी है, फिर 18 तारीख को गुड फ्राइडे है, फिर 20 तारीख को ईस्टर है। तो इन सभी में हम जाकर और मोदी जी का आशीर्वाद लेकर जाएंगे, खुशियां लेकर जाएंगे और हम एक दूसरे के साथ मिलकर ईद के त्योहार मनाएंगे। कांग्रेस ने जो पाप किया है 75 साल, और उसी पाप का फल पूरा देश भुगत रहा है, कांग्रेस का पाप है। और मुसलमान भाइयों को उसने आज तक भाजपा से अलग करके रखा है। मोदी जी क्या चाहते हैं? सबका साथ, सबका विकास और सौगाते मोदी, ये मोदी जी के दिल की बात है। लेकिन कांग्रेस कभी भी इस देश में नहीं चाहेगा कि शांति रहे, और यही कारण है कि कांग्रेस देश विरोधी ताकत से हर वक्त जो है उस ताकत की सराहना करता है जो इस देश के विरोध में रहता है। सारे हक छीनकर आपको एक पैकेट पकड़ाया जा रहा है सौगात देने के रूप में, तो ये इनकी जो दोहरी पॉलिसी है उसको दर्शाता है, और ऐसे लोगों का राज लंबे टाइम तक नहीं चलता है। केंद्र सरकार इस बिल के जरिए वक्फ की संपत्तियों में भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार बता रही है। सरकार का मानना है कि वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन से मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा की जा सकेगी। संसद में बजट सत्र पर चर्चा जारी है। ये संशोधन बिल आने वाले दिनों में सदन में पेश किया जाना, लेकिन ये पहली मर्तबा नहीं है जब मुस्लिमों के अधिकारों को लेकर राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है। इसके पहले 3 तलाक कानून के खिलाफ विपक्ष ने खूब हाय तौबा मचाई। उसके बाद नागरिकता संशोधन कानून, मदरसों के आधुनिकीकरण जैसे कदमों को भी राजनीतिक चश्मे से देखा गया। अब वक्फ संशोधन बिल के विरोध में मुस्लिम समाज में भय का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। क्या इस समुदाय से राजनीतिक झंडा उठाने वाले नेताओं को मुस्लिम समाज की तरक्की की चिंता है या फिर अपनी राजनीति की? इस पर आम मुस्लिम जनमानस को भी सोचने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो रमजान का ये जुमा और आखिरी जुमे के दिन जो नमाज अता की गई, उसमें काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है और मामला है वक्फ संशोधन बिल का विरोध। इसके अलावा सौगाते मोदी, बहुत सारी सौगातें हैं, लेकिन अब ये भी पसंद नहीं है। ये दोहरा मापदंड और मानदंड क्यों है, इसे लेकर हम चर्चा करेंगे। पक्ष विपक्ष हमारे साथ दोनों मौजूद है। आइए आपको मिलवा देते हैं स्वदेश एजेंडा का आज का हमारा पैनल क्या है, ये देख लीजिए। मेरे साथ नवीन मिश्रा हैं, आप प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ बने हुए हैं प्रबल प्रताप शाही, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ेंगे। डीपी यादव, समाजवादी पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़ेंगे। इमरान बंटी, नेता AIMIM, हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा शैलेंद्र आनंद गिरी महाराज, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा, हमारे साथ जुड़ेंगे। और मोहम्मद कौसर हसन मजीदी, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का स्वदेश न्यूज में। तो सबसे पहले दरअसल समस्या क्या है, जड़ क्या है, मूल में क्या है, उसे जान लेते हैं। राजनीति होगी, नेता जो हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके बयान हो सकता है राजनीति से प्रेरित हों, लेकिन हमारे बीच मोहम्मद कौसर हसन मजीदी साहब हैं और आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, हक और हुकूक की बात करते हैं, धर्म के लिए काम करते हैं, और क्योंकि आप मुस्लिम स्कॉलर हैं इसलिए आप इंटेलेक्चुअल हैं, ज्ञानवान हैं। तो मोहम्मद कौसर हसन साहब, आपके माध्यम से मैं अपने पैनल को और अपनी स्वदेश न्यूज़ के दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, आप बताएं कि आखिर दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है अगर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल अगर आता है तो। धन्यवाद। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले मुझे अवसर देने के लिए जी, मैं इस पैनल में मौजूद सभी लोगों का अभिवादन करता हूं और रमजान मुबारक की और आने वाली ईद की और तमाम हिंदुस्तानी त्योहारों की मुबारकबाद पेश करता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो वक्फ संशोधन अधिनियम लाया गया है, तो इस देश में जो हमारी
संसदीय कार्य प्रणाली है, लोकतांत्रिक पद्धति है, इसमें तमाम कानून बनते और बिगड़ते रहते हैं। ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है और इसके बारे में तो मैं कई बार कह चुका हूँ। ये जो वक्फ का संशोधन विधेयक लाया जा रहा है, तो इसमें जो तमाम वक्फ माफिया बैठे हुए हैं, ये वक्फ माफियाओं की तमाम की पोल खुल रही है। इस वजह से ये बौखलाए हुए हैं और इन सब चीजों की इसको का अपना ये जो हथकंडे अपना रहे हैं, जिससे मुस्लिम समाज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से ये काली पट्टी बांध करके इन्होंने की नमाज का जुमे वाले दिन का मिसयूज किया, समुदाय में मैसेज जाता है कि ये मुसलमानों की इबादत का दिन जुमा है, कि ये विरोध प्रदर्शन करने का दिन है। वो लोग हैं जो जितना वैचारिक उत्तराधिकारी हैं और वो अहले सुन्नत वल जमात पूरी तरीके से खारिज करता है। ये देवबंदी वहाबी विचारधारा के लोग हैं, इनको सारा मुसलमान नहीं कहा जा सकता। चलिए ठीक है, सारे मुसलमान ठीक है। आपने मेरे डिबेट का पूरा टर्न ही मोड़ दिया। आपने तो बड़े हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी दिल जैसी बात कर दी। आप तो एक भारतवंशी की तरह बात कर रहे हैं। ये मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए प्लीज, मेरी पूरी बात होनी चाहिए। ठीक है। और मैं इस माध्यम से देश के मुसलमानों को भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि ये वो लोग हैं जो वैचारिक उत्तराधिकारी हैं, देवबंदी वहाबी विचारधारा के लोग हैं। इसी विचारधारा का तालिबान है, इसी विचारधारा का अलकायदा है। ये लोग मुसलमानों को पिछले 75 सालों में मुख्यधारा से दूर करने के तमाम हथकंडे कितने लोग हैं ऐसे, कौसर हसन मजीदी साहब, जो ये बात मानते हैं जो आप कह रहे हैं? कितने ऐसे लोग हिंदुस्तान में? मुट्ठी पर लोग हैं। आज आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि इनकी कितनी तादाद है, कि कितने लोग हैं। इनकी कोई तादाद नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इन लोगों ने शाहबानों से लेकर के आज तक सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को गुमराह करने का काम किया है। इनकी कोई हैसियत नहीं। इनके पूरे हिंदुस्तान में 10-12-15 विधायक भी नहीं। मैं लौटता हूं आपके पास। अब इस बहस में बहुत जरूरी हो गया मेरा इमरान बंटी को लेकर आना। आप नेता AIM के नेता हैं यहाँ पर और हमारी डिबेट में आप जुड़े हुए हैं। इमरान बंटी साहब, कौसर हसन मजीदी जो कह रहे हैं, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? अगर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया जा रहा है और ये पूरे देश के मुस्लिम समाज को नामंजूर है कि वक्फ की संपत्तियों के लिए एक संशोधन बिल आना चाहिए, तो फिर ये काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन क्यों? क्योंकि आपका रमजान जो है वो पाक महीना है, पवित्र महीना है। शांत रहकर आपको खुदा की इबादत करनी चाहिए। ये काला रंग, ये पट्टी, ये सब कहां से बीच में आया? इसमें तो मन के सारे भाव खुदा के लिए समर्पित होने चाहिए। ये क्यों हुआ? जी, आवाज हो रही होगी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और भी हमारे सूफी मोहम्मद कौसर साहब, वो अभी अपना बयान फरमा रहे थे और उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि जिस देश में हम हैं, जो भारत हमारा देश है, वो गांधी का देश है। और गांधी दुनिया की वो शख्सियत है जिसकी आइडेंटिटी आंदोलन है। और भारत का भी जो बुनियाद है वो आंदोलन है। वरना जो अंग्रेज जो थे, उनको जब हम आंदोलन रमजान में आजाद कराने, रमजान में आंदोलन क्यों? ये तो खुदा का महीना, आवाज जा रही है? हाँ, आवाज आ रही है। मैं पूछ रहा हूँ रमजान में क्यों? ये तो इबादत का महीना है ना। का मसला नहीं है। ये तो बीजेपी को सोचना चाहिए था कि रमजान जैसे पाक महीने में इस तरीके की अफरा तफरी वाली बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, वो तो और कुछ चीजें संसद का सत्र चल रहा है सर। जो बड़ा देश का जो नौजवान है, जो भारतीय है, वो बड़ा कंफ्यूज्ड है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदुत्व के राग पर अपनी राजनीति करती है और आज वो मुसलमानों में रिफॉर्म करने की कोशिश कर रही है। ठीक है साहब। और मैं दूसरी चीज यह कहना चाहता हूं कि आपको आज आप सौगातें मोदी बांट रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि देश के अंदर हिंदू भाई भी रहता है, उनको होली पर आपने क्या सौगात दी? उनको दीपावली पर क्या सौगात दी? आपने नाम बहुत अच्छा सा उर्दू वाला नाम रख दिया, सौगात मोदी। वही आपकी पार्टी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी उर्दू को कठमुल्ला वाली जबान बता रहे हैं। तो बहुत सारा इस तरीके की जो पॉलिटिक्स चल रही है देश में, तो कहीं ना कहीं जो भारत के लोग हैं वो बड़ा कंफ्यूज्ड हैं। आप देखिए कि बीजेपी पार्टी के जो अलायंस में हैं,
आपके चंद्रबाबू नायडू जी, वो बड़ा सा जुब्बा पहनकर, टोपी पहन करके शपों में खड़े रहते हैं। क्यों आप ना लोगों ने भी उस खबर को चलाया होगा। तो क्यों ना हो भाई? तो भारत की आप लोग हिंदुस्तान में नहीं है क्या? आप लोग नहीं। हिंदुस्तान में है ना, क्यों नहीं खड़े हो सकते हम? जी हिंदुस्तान में, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि भारत, हम सब लोग कंफ्यूज हैं, भारत की जनता भी कंफ्यूज है। और मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि इस देश में तमाम मसले मसलहत हैं। क्या आज सिर्फ मुस्लिम मुद्दों को लेकर के ही और उस ज्वलनशील मुद्दे को लेकर के ही क्या आज राजनीति करना, क्या ये जरूरी है? क्या वोट बैंक की खातिर इस देश के 30 करोड़ मुसलमानों को हाथ ला के, ठीक है, और लोगों को बहस में ले आए सर, फिर आता हूं मैं आपके पास, और लोगों को बहस में लेकर आऊं मैं, फिर आता हूं मैं आपके पास। हमारे साथ और भी पैनल के सम्मानीय हमारे सदस्य जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र आनंद गिरी जी महाराज महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा हैं, इसके अलावा डीपी यादव नेता सपा, प्रबल प्रताप शाही नेता कांग्रेस, नवीन मिश्रा जी हमारे साथ हैं प्रवक्ता बीजेपी, क्योंकि मामला धर्म से भी जुड़ा है और आपने बीजेपी पर हमला कर दिया है, तो अब नवीन मिश्रा प्रवक्ता बीजेपी आपका जवाब देंगे। नवीन मिश्रा जी, क्या जरूरत थी भाई, आपने रमजान के इस महीने में ये क्यों अलग जगह दिया? ये तो आपने गलत कर दिया। संशोधन बिल की बात अभी क्यों किया आपने? आप देखो, मुसलमानों को, मुस्लिम समाज के लोगों को अपना व्रत, तीज त्योहार छोड़कर रोड पर आना पड़ा, काले रंग से वास्ता जोड़ना पड़ा। मिश्रा जी, हिंदुस्तान के अंदर में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, 365 दिन कुछ पर्व रहता ही है। अगर इन पर्वों को देखते रहे और इन महीनों का अगर इंतजार करें तो ना लोकसभा चलेगा, ना राज्यसभा चलेगा, ना देश का कोई विधानसभा चलेगा। देश के तरक्की के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग की जरूरत होती है। के माध्यम से देश संविधान से चलता है, देश अनुशासन से चलता है, देश व्यक्तिगत से नहीं चलता है। वक्फ बोर्ड का अगर प्रधान पार्टी ने और हमारी सरकार लिया है, दुनिया की कोई भी शक्ति वक्फ बोर्ड को जिस ढंग से हम चाहते हैं गरीब गुरबा के लिए और गरीबों के लिए काम करे, वक्फ बोर्ड तो लोग हैं उनके बीच के जो काफी बड़े बड़े दरिंदे हैं, इन लोगों ने ठेकेदारी ले लिया पूरे वक्फ बोर्ड का। आजम खान साहब जेल में कोई स्वतंत्रता सेनानी के रूप में नहीं बंद है। बिल्कुल, आजम खान की संपत्ति के बारे में बोलना चाहिए। इमरान मंडी साहब को बोलना चाहिए, आगे बोलेंगे वो। आगे बोलिए जी। तमाम जो मुस्लिम बड़े बड़े नेता हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, उन्होंने धर्म के नाम पे सभी को शहीद रखा है और इसको पूरी व्यवसायीकरण कर दिया है। सर थोड़ा सा मिश्रा जी, थोड़ा नेटवर्क में आइए, आपकी आवाज बार बार कट रही है। मैं लौटूंगा आपके पास में, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अपने मोबाइल का नेटवर्क चेक करें और मोबाइल के नेटवर्क एरिया में आया, फिर आपसे बात करते हैं। महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा हमारे साथ हैं शैलेंद्र आनंद गिरी जी महाराज। महाराज जी, ये अभी जो इमरान बंटी कह रहे थे और आपने कौसर हसन मजीदी साहब जो इस्लामिक स्कॉलर हैं उनको भी सुना, ये दो तरह की सोच जो है उसमें ये समाज बटा हुआ है। कोई कहता है कि वक्फ बोर्ड जो है वो संपत्तियों पर कब्जा करने का एक लीगल तरीका है, कोई ये भी कह रहे हैं कि सरकार, लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर है जो इमरान बंटी ने अभी कहा कि ये समय गलत था इस चीज़ को लेकर कि आप ये रमज़ान चल रहा है, रमज़ान के बीच आप ऐसा बिल लेकर आते हैं कि भूखे प्यासे लोगों को अपना व्रत, तीज त्योहार छोड़कर सड़कों पर आना पड़ता है। लेकिन और उन्होंने ये भी कहा कि आप होली दिवाली, मोदी जी तो कोई सौगात नहीं देते, कोई उपहार नहीं देते, नाम पर भी ऐतराज है कि सौगात मोदी क्यों रखा। देखिए, सौगात मोदी एक राजनीतिक पेतरा हो सकता है, किंतु साथ में ध्यान रखिएगा कोई सा भी राष्ट्राध्यक्ष हो वो अपने सेंसस और सैंपल के आधार पर चलता है। सांख्यिकी का सिद्धांत है कि लोगों का जनमानस आपको ज्ञात करना है तो आप उस निर्णय से संबंधित जो जनमानस है उनकी बुद्धि का, उनके निर्णयों का, उनकी भावनाओं का आकलन करते हैं। ये स्पष्ट है, इस राष्ट्र के अंदर वक्फ बोर्ड से ज्यादातर हिंदू तो छोड़िए, मुस्लिम भी कहीं ना कहीं सवाल उठाते आए हैं कि वो न्यायिक आधार पर सही से कार्य नहीं कर रहा था। तो उसके अंदर महिलाओं की भागीदारी नहीं थी, उदाहरण के तौर पे। साथ में कई सारी ऐसी विषय वस्तुएं थी जिसके अंदर हमें लोकतांत्रिक, जिसे कहते हैं जमहूरियत, उसके आधार के ऊपर कुछ न कुछ निर्णय लेने थे। उस निर्णय के लिए लगातार ये प्रक्रिया चल रही थी। और सबसे बड़ी सौगात कब दी जा सकती है आप पूछिएगा, जिस समय पर जिस वर्ग के लिए हम बात कर रहे हैं संशोधन की,
उसी वर्ग का उच्चतम त्योहार हो। तो ये कोई मुसलमानों के खिलाफ होने वाला बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब बहुत आपका बहुत पाक महीना चल रहा है, आपका सर्वोच्च धार्मिक पर्व चल रहा है, तो अभी नहीं तो सौगात कब दी जाए। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़िए। कब दी जाए? देखिए, और साथ में एक बात और समझिएगा कि अब हम लोकतंत्र में हैं। हमारे यहाँ का मुसलमान की तुलना हम विश्व के अन्य देशों के मुसलमानों से कर ही नहीं सकते, वो करना भी पाप होगा, क्योंकि हमारे की संस्कृति एक अलग संस्कृति है, वहां की संस्कृति एक अलग संस्कृति है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम हमारे यहाँ की महिलाओं को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम महिलाओं के उत्थान के लिए, बच्चों के उत्थान के लिए और एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अंदर यदि कोई निर्णय लेना चाहते हैं, जिसके अंदर हमने बात करी कि पूरे देश के लिए एक समरूप कानून होना चाहिए या समरूप विधान होना चाहिए, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो इसको हमें स्वागत करना चाहिए, क्योंकि देश काल परिस्थिति के अंदर आपकी प्रोग्रेसिवनेस, आपकी प्रगतिशीलता ही मायने रखती है। नहीं मान रहा, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं मानते। खारिज हो जाएंगे। ठीक है, प्रबल प्रताप शाही साहब हमारे साथ हैं, नेता कांग्रेस हमारे साथ हैं। प्रबल प्रताप शाही, प्रबल जी, ये जो अभी महामंडलेश्वर कह रहे हैं, और मुझे इस महामंडलेश्वर की बात सुनकर लगा कि ये बात तो गलत है जो इमरान बंटी ने कही कि भाई ये जो नाम भी बड़ा यूनिक सोचकर लेकर आए हैं, सौगाते मोदी। महामंडलेश्वर ने कहा कि भाई सौगात तो तभी दी जाएगी जब सर्वोच्च धार्मिक पद अनुष्ठान आपका चल रहा हो, ऐसे समय उपहार नहीं तो फिर कब उपहार दिए जाएं? शाही साहब। देखिए, पहली चीज ये है कि इस समय क्या है, ये वक्त संशोधन बिल हो या किसानों को की जमीन छीनने का बिल हो, जो आपके भोपाल में, आप भोपाल से ही प्रसारण करते हैं, और भोपाल में अभी एक कानून मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार ने लाया है कि किसानों को बिना मुआवजे की जमीन छीन लेंगे, फिर बाद में 50% उसका करेंगे कि कब विकास होगा, क्या होगा मालूम। तो ये पूरा जो ये चीज है, क्योंकि वक्त की जो जमीनें हैं वो ज्यादा शहरी क्षेत्र में, प्राइम लोकेशन पे, और उस प्राइम लोकेशन की जमीनों पर अडानी और कॉर्पोरेट्स की नजर है, किसानों की जमीन पर नजर है, और इस वक्फ बोर्ड की जमीनों पर नजर है। और यह वक्फ बोर्ड का कुछ कौन सा तो आजम खान को खुला छोड़ देना चाहिए, कब्जा करने का अधिकार आजम खान को देना चाहिए। आप पहले सुनो, पहले सुनो। ये अडानी और अंबानी का तो मैंने सुना नहीं का जो, या तो पहले बात सुन लिया करो आप, या तो आप भाजपा के प्रवक्ता बन जाओ, या तो मेरी बात। नहीं, मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं, मैं तो सही है। अरे आपका मैं देख रहा हूँ तभी से आपकी बात की न्यूट्रल तो आप है ही नहीं। न्यूट्रल में हूँ मैं तो, आप लोग जो बोल रहे हैं जो नरेंद्र मोदी कह देगा, जो नरेंद्र मोदी आरएसएस कह देगा, हम मान लेंगे क्या? नहीं, मैं भी नहीं मानूंगा, मैं कहाँ मानूंगा। लेकिन ये मोदी मान रहे हो आप? नहीं, आप मेरी बात सुन रहे हो? ये मोदी और अडानी वाली बात तो आपने बड़ी चौंकाने वाली। मोदी का, नरेंद्र मोदी के एजेंडे को आप चलाइए, वो आपका काम है। नहीं, मैं एजेंडा नहीं चला रहा हूँ, कोई एजेंडा नहीं है हमारा सुनिए, चला रहे हैं। नहीं, मैं तो संपत्तियों की रक्षा की बात कर रहा हूँ। सुन लीजिए, अडानी को जमीनें नरेंद्र मोदी को देनी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हजारों करोड़ रुपए चंदा लिया है अडानी से, अंबानी से। तो ये घरानों वक्फ बोर्ड के लिए लिया है ये जमीन कब्जा। सुनिए, वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा करना है, प्राइम लोकेशन पे जमीनें हैं, किसानों की जमीनें छीननी है, इसलिए भूमि अधिग्रहण कानून। तो आजम खान साहब ठीक थे, आजम खान ठीक थे, उन्हें सही मानते हैं। फिर वो एक आजम खान पे पीछे चलेगा, फिर आजम खान पे पहुंच गया। अरे तो आप देख, क्या आजम खान, वक्फ बोर्ड और आजम खान का क्या लेना देना है? नहीं, वक्फ बोर्ड की जमीनें क्या आजम खान ने खा नहीं? क्या आप बताओ ना, आप बताइए। नहीं, आप आजम खान का सवाल समाजवादी पार्टी वाले से पूछो, मुझसे मत पूछो। नहीं, आरोप आप लगा रहे हैं तो मैं नहीं, आरोप फिर वही आजम खान ने ये करके, आप अडानी और अंबानी को बेचने की बात के बारे में जानते हो आप? 10 बार का, सुन लीजिए, 10 बार का विधायक आदमी है, ठीक है, 2 बार का सांसद है। आप लोगों के तो नजर में आजम खान पता ही कौन सा है? आप लोग नहीं, मैं उनका और वक्फ बोर्ड का जो कनेक्शन है उसकी बात कर रहा हूँ। सुनिए, आईएसआई के तमाम एजेंट आरएसएस के लोग मिले हैं आप ही के मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश इस समय सबसे बड़ी प्रयोगशाला बनी हुई है आरएसएस की। तमाम आईएसआई के एजेंट पकड़े गए थे। तो पकड़े गए और मिले, तो इससे इसका क्या लेना देना?
ये तो क्यों नहीं लेना देना? अब लेना देना नहीं है। आरएसएस और आईएसएस का क्या लेना देना? आरएसएस सीआईए के साथ मिलकर काम करता, उससे लेना देना नहीं है। अभी हम आरोप लगाना शुरू करेंगे, इतने आरोप हमारे पास हैं कि जवाब देना भारी पड़ जाएगा मान्यवर। नहीं, आप आरोप लगाइए, जवाब मैं दूंगा, लेकिन तथ्यपूर्ण होना चाहिए। मूल प्रश्न यह है कि नरेंद्र मोदी वक्फ बोर्ड की प्राइम लोकेशन की जमीन, शहरी प्राइम लोकेशन की जमीन अडानी को देगा, और इसके बाद यही नहीं रुकेगा, सुन लीजिए, इसके बाद जो मंदिरों की जमीन है, ये स्वामी गिरी साहब बड़े खुश हो रहे हैं, इसके बाद इनकी जमीनों पर भी नरेंद्र मोदी आएगा। चिंता मत करो बाबा, बचोगे नहीं, नंबर सबका आएगा, बचना नहीं है तुम्हें भी, नंबर सब भूलना नहीं। चलिए मैं आऊंगा, लौटूंगा आपके, और आपने नरेंद्र मोदी नहीं, आपने बहुत बड़ी बातें कही हैं, इसके लिए मैं लौटूंगा, और हम तमाम जो पैनल के हमारे सदस्य हैं उनसे मैं जवाब भी मांगूंगा। हमारे पैनल के तमाम सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इस बात के बाद जो कही है अभी प्रबल प्रताप शाही, नेता कांग्रेस, हमारे साथ कह रहे थे, मैं जानना चाहूंगा डीपी यादव के पास, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और अभी इस बहस में शामिल होने के लिए वो पहली बार अपनी बात रखेंगे। डीपी यादव, ये जो बात है जो इमरान बंटी कह रहे हैं वो, और दूसरा सवाल मेरा ये कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सौगातें हैं, और महामंडलेश्वर जी ने जैसा कहा कि आपका सबसे पवित्र महीना जब चलता है तो तभी आपको उपहार भी दिए जाते हैं, तो आखिर इस टाइमलाइन पर, इस समय पर ऐतराज क्यों है? डीपी यादव साहब जी देखिए निश्चित से उपहार देना चाहिए, होली हो, दिवाली हो, ईद हो, लोग उपहारों का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से सरकार का ये काम नहीं होता है। सरकार का ये काम होता है कि सरकार कैसे ये व्यवस्था सुनिश्चित करे कि लोगों के घर में अच्छे तरीके से त्योहार मने। अब देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की तो ये सौगाते मोदी वही तो है कि अच्छे तरीके से त्योहार मन जाए। 32,000 अधिकारी इसकी देखरेख कर रहे हैं देश भर में, निश्चित रूप से देखरेख कर रहे हैं, और मोदी जी ने जो ये जो त्योहार पर जो है सौगात देने की परंपरा शुरू की है, तो वही मैं कह रहा हूं कि ये सरकार का काम नहीं है। सरकार अगर पहले ये सुनिश्चित कर देती पिछले 10-11 साल में, तो आज निश्चित रूप से जो मुसलमानों की हालत है वो कहीं ना कहीं अपने दम पर त्योहार मना रहे होते। ये केवल छोटे 10-11 सालों में हुआ है, ये हालत 10-11 सालों में खराब हुई नहीं, 10-11 साल में और बेहतर हो सकती थी। अच्छी हालत थी उनकी, और बेहतर हो सकती थी 11 सालों में, कि वो जो है छोटे पिछले 70 सालों में अच्छी नहीं हुई। मतलब थोड़ा सुनिए, अभी आपको प्रबल प्रताप ने बताया कि थोड़ा सुनिए, अगर आपने पूछा है, मुझे सबसे लास्ट में रखा है, तो थोड़ा सुन लीजिए। चलिए ठीक है, अगर सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा। बार-बार इंटरप्ट करना कोई अच्छी मतलब आदत में नहीं सुधार होता है। नहीं अगर तो सुनिए थोड़ा। चलिए मैं इकट्ठा वो पूछ लूंगा फिर आपसे। चलिए बोलिए आप। कंप्यूटर पे हैं शायद आप, और आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं। चलिए लौटूंगा मैं आपके पास। मोहम्मद कौसर हसन मजीदी साहब, इस्लामिक स्कॉलर, और अभी जो इमरान बंटी ने कहा और जो प्रबल प्रताप शाही ने कहा कि मजीदी साहब अच्छा जुड़ गए, डीपी यादव जुड़ गए, एक बार मैं उनके पास लौटूं, बात अधूरी रह गई थी, फिर आपके पास आता हूं। मजीदी साहब जी, डीपी यादव अपनी बात पूरी करें आप। आपके कंप्यूटर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, आपका विजुअल हमें पूरा नहीं दिख पा रहा है। हाँ बोलिए आप। यादव साहब सुन पा रहे हैं आप? डीपी यादव जी डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। मजीदी साहब, ये जो अभी प्रबल प्रताप शाही कह रहे थे और मैंने बात आपसे शुरू की थी, प्रबल प्रताप जी ने कह दिया कि ये तो मोदी जी की पूरी साजिश है और तमाम प्राइम लोकेशन की जमीन है वक्फ बोर्ड की, जिसे अडानी और अंबानी को बेचा जाना है। अब देखिए, ये जो उनका आरोप है, अब उसमें क्या सच्चाई है तो वही बता सकते हैं, लेकिन मैं तो इतना जानता हूं कि हमारे देश में चुनी हुई सरकारें काम करती हैं, सरकारें आती जाती हैं और सरकारें जाती रहती। तो आज मिसाल के तौर पे कोई बेच रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि वो उसने मतलब कोई वो हमेशा के लिए सरकार बना ली हो। अरे सरकार बदलेगी तो सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन देखिए, जिस तरह से ये राजनीति की जा रही है, और राजनीति अभी एक सवाल आया था, गांधीवादी देश में, हम गांधी जी के देश में रहते हैं। निश्चित तौर पर हम गांधी जी के देश में रहते हैं और हमें बड़ा फख्र है, खास तौर से एक हिंदुस्तानी मुसलमान होने के नाते मैं गांधी जी को सैल्यूट करता हूं कि गांधी जी
इस देश के मुसलमानों के अधिकारों के लिए अपनी जान तक दे दी। हम उस गांधी के देश में रहते हैं, लेकिन गांधी जी धर्म की राजनीति के भी विरोधी थे। जिस प्रकार से इस धर्म की राजनीति की जा रही है, धर्म का प्रयोग राजनीति के लिए किया जा रहा है। जुमा एक इबादत का दिन है। अरे विरोध करना है तो कोई और दिन तक तलाश कर लिया जाए ना। आप जो है शनिवार बना लीजिए, इतवार बना लीजिए। तो ये क्या ये इसलिए तो नहीं था क्योंकि जुमे के दिन सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, समूह बड़ा होता है, भीड़ जुटाना यही बात है। जिन लोग मिल जाते हैं तो उनको फ्री में बरगलाया जा सकता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों ने, जैसा कि अभी सौगात की बात चल रही थी, तो मैं इन सब सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन अब मैं दूंगा इस सवाल का जवाब कि हमारे यहाँ एक माफिया लोग बैठे हुए हैं। ये मुसलमानों की और फितरे की रकम अपनी सियासत के लिए खा जाते हैं। तो मुसलमान इतने गरीब हो गए कि मजबूरन हमारे देश के प्रधानमंत्री ये तो इमरान भट्टी को सुनना चाहिए जो आप कह रहे हैं। ये तो उनकी बात का जवाब है। सूफी साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज देश के मुसलमानों को ये खजूर, ये ड्राई फ्रूट्स और ये कपड़े और ये कुर्ता पैजामा ये नहीं, आज देश के मुसलमानों को, आज देश के मुसलमानों को देखिए बंटी साहब, देखिए देश के मुसलमानों को देखिए, उड़ान योजना मुस्लिम विद्यार्थियों की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, शादी शगुन की योजना मुस्लिम लड़कियों को उच्च शिक्षा ग्रेजुएशन करने के लिए 51,000 शादी का शगुन, उस्ताद योजना मुस्लिम एक्सपर्ट बनाने की ट्रेनिंग, सीखो कमाओ योजना रोजगार मुहैया कराना, ईद योजना मुस्लिम स्टूडेंट को पीएम छात्रवृत्ति, प्रधानमंत्री आवास, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, मुद्रा योजना, आयुष्मान भारत योजना, 3 तलाक पर प्रतिबंध, वक्फ संपत्तियों का सुधार, सामाजिक आर्थिक योजना, मदरसों का आधुनिकीकरण, कौशल विकास योजना, हज यात्रा की प्रक्रिया में सुधार, नागरिक संशोधन विधेयक, धार्मिक संस्कृति संस्थानों को सहायता। अब बताइए, खजूर और मखाने और काजू किशमिश या ये अरबों करोड़ों रुपए समाज सुधार के लिए और उत्थान के लिए खर्च हो रहा है। अब क्या कपड़े फाड़कर, छाती फाड़कर चिल्लाएं क्या आके कि हम क्या कर रहे हैं आपके लिए? कैसी बात कर रहे हैं आप टीवी पर? की जरूरत ही नहीं है। जो देश की जो सरकार होती है और क्या कर सकती है? देश की एक एक जनता, इतनी प्लानिंग्स हैं, इतनी डेडिकेटेड योजनाएं हैं, डेडिकेटेड योजनाएं हैं, हो पा रहा है, डेडिकेटेड योजनाएं सर, वो सही है, मगर क्या इंसाफ हो पा रहा है? आप बताइए, एक तरफ आप सौगात ये तो पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी कह गए थे सर, इस देश का दुर्भाग्य है। ये तो राजीव गांधी स्वर्गीय कह गए थे कि 1 रुपए चलता है मनरेगा में, 10 पैसे ग्राउंड पर पहुंचता है। इस सरकार का क्या दोष भाई? ये तो देश की आवाम जनता। हाँ, कुछ कह रहे हैं मजीदी साहब? देखिए, ऐसा है ना कि एक नई बात घुमा दी गई, मुसलमान छतों पे ना पड़े। किसी मुसलमान को छत पे नमाज पढ़ने के लिए मना नहीं किया गया, लेकिन सार्वजनिक रूप से नमाज अब अपने घर पे छतों पे नमाज पढ़े कि सारे पूरे मोहल्ले को अपनी छतों पे नमाज पढ़ाएंगे? तो फिर मस्जिदें किस लिए बनी हुई है? जब मस्जिदें बनी हुई तो फिर लोगों की मस्जिदों से काफी दूर है। जब ऐसे मौके आते हैं तो मस्जिदों की छत की बात हो रही थी। दोनों कैमरे वाले गए, जहां एक तरफ मेजॉरिटी के लोग हैं, उनको वो जब सड़कों पर चलते हैं तो वहां फूल की बारिश होती है। दूसरी तरफ आप सड़कों पर कह रहे हैं नमाज नहीं, आपको बाइक चलाने की नहीं। मगर अभी देखिए, बाद जब दूसरे त्योहार आएंगे उसमें देखिए किस तरीके से माइक बजते हैं। क्या जाए, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रबंध किया जाए। सर, त्योहारों पर माइक बजना और दिन में 8 वक्त की नमाज और 6 वक्त की नमाज, थोड़ा फर्क है ना सर। डेसिबल तय कर दीजिए ना, डेसिबल तय है। कानून रुकता कहाँ है? कानून के दायरे में आकर चीजें होती कहाँ हैं? क्या मुझसे सवाल है ये? नहीं, ये सभी से है। मतलब मैं कॉमन एक बात कह रहा हूं कि ये जो तर्क है, थोड़ा सा तर्क ऐसा दीजिए कि हम मुद्दे पर रहें। ये जो आप, देश की पूरी जनता जानती है और मैं यहाँ पर किसी तरह की अराजकता फैलाने के लिए नहीं बैठा हूँ, ठीक है? तो हम आपने खजूर, मखाने, काजू किशमिश की बात की, मैंने योजनाएं गिना दी। अब माइक की बात इसलिए मत कीजिए क्योंकि देखिए वो एक अलग तरीके का मुद्दा है और वो मैं संवेदनाओं को झकझोरना नहीं चाहता हूं, ना किसी को परेशान और छलनी करना चाहता हूं। आप जनता ये कानून एक बराबर रहेगा ना। इमरान बंटी, थोड़ी सी लोकेशन चेंज कर सकते हैं क्या? इमरान बंटी, आपकी आवाज बार बार कट रही है, थोड़ा सा नेटवर्क सुनिश्चित कर लें अपने फोन में। नवीन मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी। नवीन मिश्रा जी, आप लोगों ने भाई ये टाइमिंग,
टाइमिंग क्यों चुनी आप लोगों ने ये अब जैसा अभी खुद मजीदी साहब कह रहे हैं कि जुमे का जो दिन है वो तो नमाज पढ़ने का दिन है, कोई और हो सकता है। और प्रबल प्रताप शाही ने तो साफ कह दिया कि भाई अडानी और अंबानी के लिए आप लोग लैंड बैंक इकट्ठा कर रहे हैं। एक्चुअली आजादी के बाद मित्रों ने जो सरकार देखी है ना, उस सरकारों में यही सब होता था। किसको फायदा देना है, किसको लूटना है और किससे अपने पार्टी के फंड में लाना है, इन लोगों ने वही देखा है। इन्होंने देश के विकास के साथ जो धोखा दिया है और आम जनता को जो धोखा दिया है उस पर ये कभी बात करते नहीं है। अगर आज वक्फ बोर्ड का मामला है तो हम तो ये बार बार कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के अंदर नियम बनाने जाए, वक्फ बोर्ड के सारे नॉर्म्स आएंगे, उसमें हर कम्युनिटी के प्रतिनिधि रहेंगे। वक्फ बोर्ड देश के गरीब गुरबा मुसलमानों के न्याय के लिए है, न कि जो मुस्लिम लीडर्स हैं या जो बिचौलिए हैं इनके घर को चलाने के लिए है। वक्फ बोर्ड को आज तक कांग्रेस पार्टी और जिनके जो छोटी छोटी पार्टी इनके केवल वक्फ बोर्ड को लूटने का काम किया है, आज तक केवल लूटने का काम किया है। इमरान मंडी, आपने लोकेश आपने फोन नेटवर्क थोड़ा सा सुनिश्चित कर लें सर, आवाज ब्रेक हो रही है ना। या तो आप सुन लीजिए, आप चाहते हैं कि ये जुमा की नमाज और ईद के नमाज में धार्मिक उन्माद फैला करके और एक मैसेज देकर के देश को दुनिया में बदनाम करे, तो ये हिंदुस्तान भी जानी है और दुनिया भी आपके संगत जान गई है। नहीं, उन्माद तो आपने फैलाने का काम किया है। प्रबल प्रताप शाही, इमरान मंडी दोनों कह रहे हैं कि भाई आपने जानबूझकर टाइमिंग चुनी है, आप लोगों को इबादत नहीं करने दे रहे हैं। देश के 365 दिन कोई ना कोई पर्व होता है, कभी एकादशी है, कभी पूर्णिमा है, कभी दुर्गा पूजा है, कभी नवरात्र है। तो आप होली पर क्यों नहीं देते हैं? हमारे सम्मानीय पैनल के सदस्य कह रहे हैं कि आप होली दिवाली तो तोहफा नहीं देते हैं आप हिंदुओं को। अक्षय जी, हर समय होता है। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, कोर्ट की जो गाइडलाइन है उस पर देश सरकार चलती है, किसी भी देश के अंदर हो। रोड के अंदर नमाज पढ़ना क्या कहा गया है? किसी को नमाज पढ़ने से नहीं देश में रोका गया है। आपने राजनीतिक एक वसूल को सामने ला करके और पॉलिटिकल लाइज आज के जुमा के नमाज को करके काला रंग का कपड़ा बांध करके आपने क्या दिखाने की कोशिश किया दुनिया को? हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान और हिंदुस्तान में रहने वाले राजनीतिक अपोजिशन के लोग हैं, इसको दुनिया की इस्लामिक कंट्री अब जिनकी असलियत जान गई है, उसका परिणाम अब सामने को पूरा दुनिया में दिख रहा है। इसलिए हमारे लिए उतना ही पवित्र ये रमजान का महीना है जितना हमारे लिए दुर्गा पूजा का नवरात्र है। कल से हमारी नवरात्र शुरू हो रही है, ठीक है, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। डीपी यादव, आप तो जानते हैं कि वक्फ बोर्ड के कानूनों को लेकर, वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति थी उसे लेकर आपके आजम खान साहब, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनका कितना विकास हुआ और उनके इलाके में आजमगढ़ में बड़े बड़े कॉलेजेस बने, बड़े बड़े रिजॉर्ट बने, फिर बाद में वो टूटे, उनकी ज़मीनों को लेकर क्या रिकॉर्ड रहे। तो आपको नहीं लगता कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर जितनी बदनामी आजम खान के माध्यम से हुई है, आपकी पार्टी के वो सदस्य रहे बाकायदा, और अब अगर काम हो रहा है संशोधन बिल का, और जैसा मजीदी साहब ने भी कहा कि भाई ये किसी एक के विकास के लिए तो वक्फ बोर्ड नहीं होना चाहिए ना, क्या दिक्कत है अगर ऐसा होता है तो? जी देखिए, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के माध्यम से सरकार एक ऐसा रास्ता तैयार कर रही है जो कहीं न कहीं आज वक्फ बोर्ड की जमीन पर सरकार की निगाह टेढ़ी है, कल को रेलवे की जमीन पर होगी, और रेलवे की जमीन पर हो चुकी है, बहुत सी जमीनें बिक चुकी हैं। परसों जो है मिलिट्री के जमीनों पर होंगी। तो इन जमीनों पर जो बचा करके पिछली सरकारें रखी हुई हैं, जो देश की धरोहर है, उसको कहीं न कहीं ये मोदी जी की सरकार औने पौने दाम में अपने पूंजीपति मित्रों को सौंपना चाहती है। इसके मूल में यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सही तो कहा। अभी नहीं तो अभी ये कहा ना, अभी हमारे कौसर साहब ने भी कहा, कौसर हसन मजीदी ने, कि भाई अगर एक सरकार बेच देगी तो दूसरी सरकार वापस भी तो ले सकती है ना। ऐसा तो है नहीं। क्यों आखिर बिके क्यों? जिसको अगर सरकार ने नहीं, अगर आप यही आरोप लगा रहे हैं, प्रबल प्रताप शाही ने भी यही कहा, मैं कह रहा हूं कि अगर एक सरकार आती है तो संशोधन होता है, बिल बदलते हैं। जब आप अंबेडकर के बनाए संविधान में सैकड़ों बार आप उसमें संशोधन कर सकते हैं, जब संविधान देश का बदल सकता है। नहीं तो गलत काम होना नहीं चाहिए, बाकायदे हम तो उसका विरोध करेंगे। तो और अगर गलत काम हो गया तो निश्चित आजम खान ने नहीं किया गलत, क्या आजम खान ने गलत नहीं किया? आने वाले आजम खान ने क्या गलत किया? आजम खान साहब जैसा यूनिवर्सिटी जो उन्होंने बनाया जौहर विश्वविद्यालय के नाम पर, कोई है भारतीय जनता पार्टी का नेता बना देगा वैसा विश्वविद्यालय? जमीन कहाँ से? मुस्लिम जमीन का रिकॉर्ड क्या है? छात्र ही नहीं पढ़ते। सुनिए, किसी भी चीज की वास्तविकता से जानना चाहिए। जमीन बताइए ना, जौहर विश्वविद्यालय की जमीन कहाँ से आई थी? नहीं, परसेप्शन नहीं आना चाहिए किसी के बारे में कि कोई आदमी परसेप्शन बना आप जवाब दे ही नहीं रहे जो मैं पूछ रहा हूं।
जी बताइए क्या पूछ रहे हैं? जौहर विश्वविद्यालय की जमीन कहाँ से आई थी? जौहर विश्वविद्यालय की जमीन जो है, जौहर विश्वविद्यालय ने बाकायदे कानून के तहत सबसे लिया। जो वहाँ का जौहर विश्वविद्यालय प्रशासन था, वो किसी को डरा धमकाकर या किसी से नाजायज तरीके से नहीं लिया गया। और आदरणीय आजम खान साहब ने एक एक जमीन का एक एक इंच का हिसाब दिया हुआ है। ठीक है, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। प्रबल प्रताप शाही करके किसी को नहीं, ठीक है, बदनाम नहीं कर रहे हैं किसी को। मेरा कहना यह है कि अगर मुस्लिम स्कॉलर, आप देखिए हमारे साथ दो लोग हैं मुस्लिम समाज से, इमरान बंटी हैं, IMI के नेता हैं, इसके अलावा इस्लामिक स्कॉलर कौसर हसन मजीदी साहब हैं। जब दो लोग आपस में एकजुट नहीं है इस मुद्दे को लेकर, आधे लोग मानते हैं कि कुछ लोगों का विकास कर रहा है वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कुछ लोगों का कब्जा है और ये गरीब मुसलमानों के उत्थान के लिए काम करना चाहिए, और ऐसे लोग जिनके पास रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, बुनियादी जरूरतें नहीं है, उनके विकास के लिए वक्फ बोर्ड काम करे। और अगर इस पर कोई भी सरकार इनिशिएटिव ले रही, श्रेय ले रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपत्ति होनी चाहिए, जब खुद इस देश का पूरा मुस्लिम समाज इस मुद्दे को लेकर एकजुट नहीं है। तो प्रबल प्रताप शाही, ठीक, एक मिनट रुके, एक मिनट। दोनों लोग, बंटी साहब भी बैठे और भी बैठे हुए जो हमारे मुस्लिम स्कॉलर, इनसे आप पूछिए जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है मुस्लिमों के बारे में, क्या ये सरकार से दबाव बनाएंगे कि वो सरकार उसको लागू करे? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट किससे सवाल है? मुस्लिमों के जो स्थिति के बारे में बनाई गई थी, जिसने बताया था कि ठीक है, मजीदी साहब जवाब दे रहे हैं इस पर, मजीदी साहब जवाब दे रहे हैं। जी सर बोलिए। सर सच्चर कमेटी का तो उल्लेख ना कीजिए। सच्चर कमेटी जो है फिर वही बात होगी कि एक कौसर मजीदी एक राजनीतिक जवाब दे देगा। सच्चर कमेटी आपकी पोल खोलने का काम करती है। सर सच्चर कमेटी का नाम न लिया करिए। सच्चर कमेटी बताती है कि आप लोगों ने 75 सालों में मुसलमानों को सिर्फ उनके जो है वो धार्मिक एजेंडे में उलझा करके कितना पीछा कर दिया है। आज जो है जिस ज़कात, बताइए सच्चर कमेटी बनाया किसने था? आप बोल लीजिए, फिर आप बोल लीजिए। आप बताइए, आप सच्चर कमेटी बनाया किसने था? इसका शिक्षा की बात करता है, मुसलमान अपने जो है वो संवैधानिक अधिकारों की बात करता है, तो फिर आप लोग पीछे हट जाते हैं। सच्चर कमेटी ये बताती है कि 75 सालों में जो और सरकारें रही उनकी विफलता को दर्शाती है सच्चर कमेटी। ठीक है, सच्चर कमेटी और इमरान बंटी साहब कुछ कह रहे हैं। इमरान बंटी साहब कुछ कह रहे हैं। जी, इस प्रकार दोहन किया गया। बंटी साहब आपने ऑडियो दुरुस्त नहीं किया अभी तक। मैं बताना चाहता हूँ कि देश की हालात जो से भी ज्यादा खराब है मुसलमानों की। लेकर 2024 तो इस माफ कीजिए, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं सुन पा रहे, हमारे दर्शक गवाह हैं इस बात के। आपकी आवाज हम बिल्कुल नहीं सुन पा रहे हैं। थोड़ा सा मैंने आपसे कहा था, आपसे अर्ज किया था, आप अपना लोकेशन थोड़ा सा आप बदलें। आपके पीछे जो बोर्ड दिख रहा था, अभी आप उसी जगह पर बैठे हुए हैं, जिस वजह से हम आपका ऑडियो हम पूरी तरीके से नहीं सुन पा रहे हैं। शैलेंद्र आनंद गिरी जी महाराज, पूरी बहस आपने देखी, समझी, सुनी। मेरा सवाल सर ये है महाराज जी कि पूरे मुसलमान अगर एकजुट हों, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीति हावी, दो धड़े हैं। आप देखिए, कुछ लोग हैं जो नेताओं से इन्फ्लुएंस हैं और उन्हें अपना रहनुमा सरमाया मान लेते हैं कि भाई आपने जो कह दिया कर दिया, आप ही हमारे जिम्मेदार हैं, आप ही हमारे आला हैं और आप ही हमारा ध्यान रखेंगे। कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि जो मुस्लिम है, जो मुस्लिम समाज है, जो दर बदर की ठोकरें खा रहा है या एक अच्छी जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं, या फिर जो मूलभूत ज़रूरतें, बुनियादी ज़रूरतें उनकी, उनसे जूझ रहे हैं, तो फिर आखिर वक्फ की वो हजारों लाखों करोड़ की संपत्ति किस काम की? और कोई तो होगा ना जो आगे आएगा और इसका सदुपयोग करने के लिए कुछ तय करेगा, कुछ खाका तैयार करेगा। अक्षय जी, बहुत स्पष्ट सी बात बताता हूँ कि यदि कोई सा भी धर्म हो, ऐसे वक्फ के अलावा भी बोल रहा हूँ, यदि उनकी कोई संपदा है, उन संपदाओं से कोई स्कूल बन रहा है, कोई अस्पताल बन रहा है, या जन कल्याण का कोई प्रारूप बन रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं, फिर तो उसका स्वागत होना चाहिए था। किंतु दुर्भाग्य यह हुआ कि उसके नाम के ऊपर आप भूमाफिया बन करके बैठ गए और साथ में अपने निजी संपदाओं को बढ़ाना चालू करा। स्पष्ट है। देखिए, प्रबल प्रताप जी की बात से मैं एक बात से सहमत हूँ और यहाँ तक DP यादव की बात से भी सहमत हूँ। बात यह है
कि जब मठ मंदिरों के ऊपर जब कब्जे की नीयत हुई तो हर राजनीतिक दल ने करी कि उद्योगों के जरिए राजस्व तो वसूल नहीं पा रहे क्योंकि औद्योगिकरण नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में इनका प्रयास ये होता है कि ये मठ मंदिरों को अपने अधीन करके धन का उपार्जन करे, हम लोगों की भूमि हमारे भू राजस्व से अपना पोषण करे। यह उचित नहीं होता है। तो इसके खिलाफ भी मैं प्रबल प्रताप जी निरंतर रूप से बोलता रहा हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, किंतु एक बात ध्यान रखिएगा, अभी बात जबकि इस विषय की चल रही है कि जहाँ वक्फ बोर्ड का मामला है तो वहां पर हमें मजीदी जी के साथ एक बात सहमति जतानी होगी कि हम मुसलमानों का कितना भला कर पा रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं का, मुस्लिम बच्चों का, उनकी रोजगार की स्थिति का, उनके सामाजिक अस्तित्व का हम कितना भरण पोषण कर पा रहे हैं, किस स्तर पे ला पा रहे हैं, और वक्त उसके अंदर नाकाबिल साबित हुआ है। ये बात सत्य है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण में कहा, मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा अक्षय जी कि सेंसस और सैंपल दीज आर द स्टैटिस्टिकल फिनोमेना। बिल्कुल, कोई भी शासक होगा, चाहे इस पक्ष का होगा उस पक्ष का होगा, वो जनाधार को देखेगा, जन की मंशाओं को देखेगा, उसका सेंसस करेगा, सैंपल करेगा, तो बाद में मालूम पड़ेगा कि उनकी हार्दिक इच्छाएं क्या है। यदि कहीं पे दमन का योग है तो उनको हमें उभार के लाना होगा। तो मुस्लिम समुदाय को यदि वास्तव में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अंदर उच्चतम स्तर पर लाना है या समान स्तर पर लाना है तो ऐसी स्थिति में वक्फ का संशोधन होना आवश्यक है। साथ में हमारे यहाँ पर एक कानून एक स्वरूप में लाना आवश्यक है। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं कह रहा। इमरान मट्टी साहब, उम्मीद करते हैं कि अभी आपका ऑडियो हमसे ठीक आएगा, हमारे पास तक ठीक आएगा, दर्शक हमारे आपको सुन पाएंगे। सर, किस मुद्दे पर मुस्लिम समाज देश का दो धड़ नहीं होता है? 3 तलाक का मुद्दा हो, उस पर भी इशू प्रॉब्लम आए, मदरसों के आधुनिकीकरण का मुद्दा हो, उस पर भी इशू आए, बहुत सारी डेडिकेटेड योजनाएं मुस्लिम समाज के लिए जो सुधार के लिए दी गई, उस पर भी लोगों ने राजनीति बता दिया। अब वक्फ बोर्ड के मामले पर भी मजीदी साहब कुछ और कह रहे हैं, और मैं आपसे पूछता हूं, वक्फ बोर्ड के जो आला रहनुमा, नेता, सरपरस्त, कई बड़े नाम ऐसे रहे हैं, आज तक ये हिसाब है, कोई डेटा है कि कितनी संपत्ति है, कितना पैसा आता है, और ज्यादातर पैसे और संपत्तियों पे किसी परिवार, किसी वंश का पूरा कब्जा है? क्यों आप इस बात को नहीं मानते कि देश का पूरा मुसलमान समाज, हर एक जनसंख्या अपने हक और हुकूक की आबादी जो है वो अपने हक और हुकूक का पैसा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, घर और अन्य जल प्राप्त कर पा रही है, सेम स्टैंडर्ड्स? देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे कि अभी सूफी साहब हैं, देखिए ये मुस्लिम कौम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो पहले ही मुसलमानों में देवबंदी, वहाबी और इस तमाम चीजों में बांट दिया। और दूसरी चीज की देश का मुसलमान इनकी बातों से कभी मुत्तफिक नहीं होगा। और देश का मुसलमान आज जो ये बिल, वक्फ अमेंडमेंट बिल है, उसकी पुरजोर मुखालिफत कर रहा है और अक्सरियत में कर रहा है, और देश का पूरा मुसलमान कर रहा है। और एक चीज अभी आपने और कहा था कि किसी एक के विकास के लिए वक्फ संपत्ति नहीं है, तो मैं आपको इसमें क्लियरफाई कर देना चाहता हूं कि देश की जो वक्फ की संपत्ति है वो मुसलमानों के लिए, क्योंकि जो वो हमारी सेल्फ प्रॉपर्टीज होती है जिसे हम अल्लाह के नाम पर दान दे देते हैं, और इसलिए कि कम से कम वो गरीब और गुरबों के लिए वो सारी चीजें, या मदारिस के लिए, मस्जिदों के लिए उसका पैसे का इस्तेमाल हो सके। तो ये चीज पहले क्लियर हो जाए। ये मिसपरसेप्शन जो देश में फैलाया जा रहा है कि वक्फ की संपत्ति वो सरकार की संपत्ति है, नहीं, ये खुद मुसलमानों की संपत्ति है ये। लेकिन उसमें आपके ताकतवर लोगों का हस्तक्षेप है ना सर पूरा? जी, ताकतवर लोगों का हस्तक्षेप है ना उसमें पूरा, ये तो इतिहास रहा है। करा रही है ये, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं कि उसमें आपके जो मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय स्तर के, प्रादेशिक स्तर के ताकतवर नेता हैं, वो अपने हिसाब से उसका उपयोग करते रहे, उसका फायदा जो आप बता रहे हैं उन लोगों को नहीं मिलता है। नहीं, देखिए ये जो है वक्फ संपत्ति, ये देश के मुसलमानों की संपत्ति है। आज देश का मुसलमान काली पट्टी बांध कर विरोध प्रदर्शन कर रहा है, सरकार ने मान लिया। कहां कर रहा है आप बताइए? भोपाल में और कई जगह नमाज पढ़ने के बाद में काली पट्टी बांधकर पड़ी गई, लेकिन लखनऊ, संभल समेत कई जगह, जम्मू कश्मीर में कोई काली पट्टी नहीं बंधी। नहीं, देश में बस कश्मीर और संभल, यही देश पूरा है। देश तो ये यहाँ मुसलमान, मतलब यहाँ का मुसलमान मूर्ख है, उसको समझ में नहीं आता।
अपना नफा नुकसान नहीं है, आप अपवाद क्यों बता रहे हैं? अरे मेरा कहने का मतलब है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, उनके जनरल सेक्रेटरी ने, जनाब मौलाना साहब ने, उन्होंने एक अपील किया। अब आप बताइए कि गांधी के देश भारत में हम अपनी किसी भी चीज को लेकर के हम शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। चलिए, आप लोग इकट्ठा हो जाइए पहले और इस पूरे मुद्दे को लेकर सबको इकट्ठा करके पहले अपनी बात और पुरजोर तरीके से कहिए ताकि सरकारों तक सुनाई दे। समय हमें और इजाजत नहीं देता है अब इस चर्चा को यहां से आगे ले जाने की। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नवीन मिश्रा प्रवक्ता बीजेपी, प्रबल प्रताप शाही, डीपी यादव, इमरान बंटी, शैलेंद्र आनंद गिरिजी महाराज और मोहम्मद कौसर हसन मजीदी, स्वदेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्वदेश को अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये फैसला जनता का है, सरकार इसके लिए काम कर रही है। आपको इस पवित्र महीने रमजान में जो सौगातें मोदी दी गई, ये रमजान के पवित्र महीने में जरूरी है। जहां तक बात वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल की है, उसे लेकर अभी बहुत आगे लंबी लड़ाई लड़ी जानी बाकी है, लेकिन इस पर मुस्लिम समाज का भी देश के एकजुट और एक मत होना बहुत जरूरी है। स्वदेश की इस पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश, सबसे पहले देश। नमस्कार। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही YouTube पर बेल आइकन दबाना ना भूलें और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।